हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा असली एडू। तो चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका आज हम थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर का टोटल 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद सेकेंड लेक्चर जो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने बात किया मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां हमने आपको बताया कि मेटल किसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। हमने उस केमिकल प्रॉपर्टीज में एक एक रिएक्शन को डिटेल में समझाया और वो कौन कौन से पॉइंट्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हमने वहां पे बताया। ठीक है, लेक्चर थर्ड देखने से पहले आप हमारा वो दोनों लेक्चर देख लें ताकि आपको आगे और जो आज लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लेक्चर्स के लिंक इसी लेक्चर के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक दिया हुआ है, या आप ऊपर आई बटन दबा के भी आप इसका पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आज का जो हमारा लेक्चर जो होगा इसमें हम बात करेंगे नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, जिस तरीके से बच्चों हम मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, ठीक है ना, उसी तरीके से हम क्या देखेंगे नॉन मेटल का भी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए सबसे पहला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आपको बता दें हम कि जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा ये क्या बनाता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आया समझ? तो ये रहा क्या, नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड। और अभी के लिए आप ध्यान में रखना कि नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली, जैसे मैंने बताया था आपको कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है या फिर एम्फोटेरिक नेचर का, वैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड जो रहेगा वो बच्चों एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक। अब बताते हैं कुछ ऐसे भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, तो उसको भी हम बात कर लेंगे। ये देखिए कुछ एग्जांपल इसमें देखते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि सल्फर। ठीक है, सल्फर एसिड प्लस O2। सल्फर में उसके पता है कि सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है, तो ये क्या बना के देगा? ये सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है ना, SO2। बैलेंस करना होगा इसको, 8 है तो हमने यहां क्या लगा दिया 8। ऑक्सीजन 8 2 16, तो यहां क्या लगा देंगे हम? यहां 8 2 16। तो हमने क्या देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। उसी तरीके से अगर N2 रिएक्ट कर गया किसके साथ? O2 के साथ, ये क्या बना के देगा हमें? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। बैलेंस करना है तो यहां हमने 2 लगा दिया 2, और यहां भी हमने 2 लगा दिया। ठीक है, अब अगर पूछे कि इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर है एसिडिक नेचर। कैसे पता करते हैं? तो आपको क्या करना है कि SO2 को ऐड करना है वाटर में, H2O, और इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। उसी तरीके से क्या करना है आगे? NO2 को आपको ऐड करना है गैस को वाटर में, और ये कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब जब जैसे क्या हुआ ना कि वाटर था, हमने इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास किया, वो जो सॉल्यूशन जो बना ना, हम उस सॉल्यूशन को क्या किए कि ब्लू लिटमस पेपर पे हमने उसको ऐड किया। तो हमने क्या देखा, तो ब्लू से क्या हो गया? वो रेड हो गया। और एक बात पता है कि ब्लू से रेड होने का मतलब क्या है कि उसका नेचर क्या है? उसका एसिडिक है। हम लोग पढ़े ना एसिड बेसल सॉल्ट में
कि जब रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाए तो वो बेस होता है, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाए तो क्या है वो, तो उसको उस वाटर तो न्यूट्रल था, उसको एसिडिक किसने बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड ने। उसी तरीके से यहां भी ऐसा हुआ, तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। जैसे और भी आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में है, तो यहां से क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये भी क्या है, एसिडिक नेचर का है। कुछ ऐसे नॉन मेटल के ऑक्साइड है, सम नॉन मेटल ऑक्साइड विच आर न्यूट्रल इन नेचर। ये देखिए एग्जांपल, जैसे न्यूट्रल, जैसे कि अगर आपसे पूछ दे सबसे पहला सिंपल से H2 प्लस O2, ये क्या है, H2O, ये भी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, न्यूट्रल है। जैसे कार्बन प्लस O2, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, क्या है ये, न्यूट्रल ऑक्साइड है। अगर नाइट्रोजन प्लस O2, अगर ये नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है ना, N2O, तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है ना। तो ये सब जितने भी नॉन मेटल का ऑक्साइड जो हमने यहाँ लिखा, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या होते हैं बच्चों, ये न्यूट्रल नेचर के होंगे ये, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बाकी SO2, NO2, CO2, पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर H2O, ये क्या देता है बना के, ये देता है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो कोको कोला जो भी होता है ना, उसमें यही क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये सब एसिडिक नेचर का है, ये भी क्या है, एसिडिक नेचर का है, और ये भी क्या है, एसिडिक नेचर का है। और ये जो आप देख रहे हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, और क्या है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट करिए, अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। हाँ, तो अब हमारा जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा, इसमें हम देखते हैं क्या, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो आपको बता दें हम कि नॉन मेटल जो है बच्चों, नॉन मेटल प्लस वाटर, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्या लिख दें यहां पे हम, नो रिएक्शन, मतलब नॉन मेटल वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। अब पूछ सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाई नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो ऐसा क्या लिखेंगे रीजन इसका, कि दिस इज बिकॉज non-metal cannot give electrons to hydrogen ion to reduce hydrogen from water। मतलब देखिए, मेटल क्यों रिएक्ट किया है वाटर के साथ, क्योंकि वाटर में से जो H+ जो निकलना है, तो वही बात है, H+ को जो इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन आयन को जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसमें से H+ वो वाटर में से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे पता है मेटल की टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। मान लेते सोडियम है ये, और ये वाटर था, तो इसमें है क्या, H+ और इसमें क्या है, OH-। तो इस सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, H+ निकल बाहर निकल गया H। तो यहां पर मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, हाइड्रोजन आयन को, जिससे वो रिड्यूस होके वाटर से निकल गया। लेकिन ऐसा नॉन मेटल नहीं करता, कि नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की नहीं होती है। अब अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो वाटर में से हाइड्रोजन आयन उसमें से रिड्यूस होके बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब कोई रिएक्शन यहां नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक उसी तरीके से हम एसिड के साथ भी अगर हम बोले हम कि एसिड के साथ क्या मैटर है, रिएक्शन विथ
एसिड, तो आप क्या बोलेंगे, वही प्रोसेस यहां भी आपको लिखना पड़ेगा। मतलब नॉन मेटल जो है बच्चों, नॉन मेटल प्लस एसिड, यहां पर भी बच्चों कोई रिएक्शन यहां नहीं होगा। रीजन बिल्कुल साफ यही है कि दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयन टू रिड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम, केवल वाटर की जगह पे यहाँ क्या लिख देना है, एसिड लिख देना है। मान लेते हैं कोई हमने ले लिया नॉन मेटल सल्फर और हमने ले लिया एसिड HCl, तो H हाइड्रोजन आयन क्लोरीन इसमें से तभी बाहर निकलेगा जब सल्फर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और सल्फर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं है, वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो फिर H प्लस इसमें से रिड्यूस होकर बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब नॉन मेटल एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो बस इसमें ध्यान देना है आपको। रीजन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि व्हाई डज नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और एसिड, तो उसके पीछे ये सेंटेंस जो हमने यहाँ लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट करिए अब आप। देखिए अब अगला प्रॉपर्टीज क्या है इसमें, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसा कि हमने मेटल में भी देखा था कि मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ है ना। इसमें देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ना कि कोई एक नॉन मेटल है, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ब्रोमीन। ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दिया हमने सॉल्ट के साथ, NaCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ब्रोमीन जो है, सॉरी ब्रोमीन तो खैर रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ क्या ले लेते हैं, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और यहाँ हमने क्या लिया, क्लोरीन। तो हम क्या देखते हैं कि ये तो नॉन मेटल है ना, इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये NaCl प्लस Br2। हमने कभी चैप्टर 1 में भी पढ़ाया है आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ये हैलोजन ग्रुप है, इसका ये ऑर्डर है कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन देन आफ्टर ब्रोमीन, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव में आता है आयोडीन। ठीक है ना, तो ब्रोमीन चूंकि लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, तो क्लोरीन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। उन्हें पढ़ाया चैप्टर 1 में कि इसको एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ यही हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन विथ क्लोरीन। नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो देखिए ये सब अपना सिंपल सा है। ठीक है ना, आपको बता दें कि ये जब नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल प्लस क्लोरीन, ये क्या बना देता है, कोवैलेंट क्लोराइड। क्या बनाएगा बच्चों, ये कोवैलेंट क्लोराइड। कोवैलेंट क्लोराइड, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कोवैलेंट क्लोराइड क्या है, सर कोवैलेंट का क्या मतलब है। बस पेसेज बना के रखिए, अगला चैप्टर ही अगला लेक्चर जो आएगा हमारा ना, बॉन्डिंग के बारे में ही बात करना है, कोवैलेंट, आयोनिक। वही अगर मान लेते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम अगर मेटल की बात करते हैं, मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, मेटल, एक काम करते हैं पहले इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर मेटल का बता रहे हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि हमने ले लिया नॉन मेटल में H2 और ये कंबाइन कर लिया किसके साथ, Cl2 के साथ। ये क्या बनाएगा, ये HCl। ये कैसा है, ये कोवैलेंट क्लोराइड। इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, शेयरिंग ये सब कैसे होता है हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम उस पर देखेंगे हम। जैसे फास्फोरस है, इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा और क्या बना दिया, ये PCl3, कभी कभी PCl5 भी बनाता है ये, है ना। तो ये क्या है, ये कोवैलेंट क्लोराइड है ये। ठीक है, वही अगर हम बात करते किसका, मेटल का, कि मेटल अगर कंबाइन करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, याद रखना। तो ये क्या बनाएगा, कोवैलेंट क्लोराइड। तो ये क्या बनाएगा, आयोनिक क्लोराइड, आयोनिक क्लोराइड। ठीक है, अब वही बात है
कि आयोनिक क्लोराइड क्या है, तो आपको समझाएंगे कुछ देर में हम। जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे आप कि यहाँ सोडियम है मान लेते हैं और ये क्लोरीन है, ये कंबाइन करके क्या बनाया, NaCl। तो NaCl मेटल और वो क्या है, आयोनिक क्लोराइड बनेगा ये, ठीक है। ये दोनों टर्म जो यहाँ पे यूज हुआ है, कोवैलेंट और आयोनिक, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो ये रहा मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है ना। इसको भी आप क्या करिए, अपने कॉपी में नोट करिए। तो अगला प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे रिएक्शन में रिएक्शन विथ नॉन मेटल का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। आपको बता दें हम कि जब भी कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन के साथ, ये क्या बनाएगा, ये कोवैलेंट हाइड्राइड, ठीक है। कोवैलेंट हाइड्राइड, एग्जांपल देखिए आप इस पे। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल N2 प्लस H2, ये बना के देता है क्या, अमोनिया, है ना। इसके बारे में डिटेल में बात किए हुए हैं, इसमें कैटलिस्ट होता है आयरन, है ना। तो ये क्या है, कोवैलेंट हाइड्राइड, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स ने सबसे पहले लैब में अमोनिया बनाया, हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में क्या ले लिया, H2 सल्फर प्लस H2, आप चाहे तो एसिड भी ले सकते हैं। तो ये क्या बनाता है, ये H2S, इसको क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको बता दें इसके बारे में हम, वेरी अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल है, बहुत बेकार, जैसे कि रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे से, जो अंडा सड़ गया है उससे यही गैस निकलता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये H2S, ये सब कोवैलेंट हाइड्राइड, सबका बॉन्डिंग बताएंगे, किस तरीके से बॉन्डिंग हुआ है, किस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। ये हम अपने एक सेपरेट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम समझाने वाले हैं इसको, ठीक है ना। तो बस समझ लीजिए कि इसमें बॉन्डिंग है, कोवैलेंट हाइड्राइड है, ठीक है। यहां तक वही, अगर मान लेते हैं मेटल का केस अगर होता है, ये मेटल, यहां देखिए मेटल अगर कंबाइन करता हाइड्रोजन के साथ, ये क्या बनाता पता है, ये बनाता आयोनिक हाइड्राइड, नॉट जैसे कि सोडियम ले लिए हम, सोडियम प्लस H2, ये क्या बनेगा, ये NaH बनता है, सोडियम हाइड्राइड। ये सब क्या है, ये सब है आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट करिए, अब इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए, तो ये सब कंप्लीट हो गया है क्या, यहाँ पे नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ हम बात करते हैं एक टॉपिक, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखाया कि उसमें देखें कि सबसे रिएक्टिव एलिमेंट में वहां पर है पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम है, ये ऑर्डर था, ठीक है ना। तो क्या कारण है, कैसे कोई मेटल रिएक्टिव होता है, क्यों फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल है, इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें कुछ काम आएगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो अगर यहाँ तो अभी हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं सिखाएंगे हम, ऐसे क्लास 9 में भी पढ़ना था, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हम अपना एक सेपरेट लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे हम, ठीक है ना, जहां पे हम पूरा डिटेल में बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अफबाउस प्रिंसिपल के थ्रू हम कैसे लिखते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हम इसको आपको हम समझाएंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए,
तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि वाई डू सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर, ठीक है। जैसे अगर टॉपिक लिखे अगर हम एक कि वाई डू सम मेटल्स मोर रिएक्टिव देन अदर्स, ठीक है। देखिए, तो जैसे चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने यह एग्जांपल लिया सोडियम का और हमने यह एग्जांपल लिया पोटेशियम का, ठीक है। आपने क्या देखा कि पोटेशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सोडियम से। तो इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं, क्या कारण है, ठीक है। देखिए, सोडियम के बारे में अगर बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा इसका 2 8 1, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 1। मतलब इसका फर्स्ट ऑर्बिट को K बोलते हैं, इसको L और इसको N, ठीक है। वही अगर बात करते हैं किसका हम, पोटेशियम का, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में है 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में भी 8 और फोर्थ ऑर्बिट में 1। इसके पास टोटल 4 ऑर्बिट है। क्या नाम है इसका, K, L, M और N। देखिए, मेटल का जो रिएक्टिविटी होता है, ठीक है ना, यहां पे लिख रहे हैं हम कि केमिकल रिएक्टिविटी जो होगा, केमिकल रिएक्टिविटी मेटल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जो कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, तो इसको आपको एकदम अंडर एक बॉक्स में लिख लेना है ये, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहां कि एक बार देखते हैं आपको दिख रहा है या नहीं, जस्ट वेट कैमरा में। हाँ चलिए, बिल्कुल ठीक है, दिख रहा है आपको। तो क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। कहने का मतलब, जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वह उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, और उस मेटल का मेटालिक कैरेक्टर उतना ही हाई होगा, ठीक है। तीनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस कर देगा। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो उतना ही ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर हमें सोडियम पोटेशियम में चेक करना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमें ये पहले पता करना होगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कौन अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस कर रहा है, लॉस क्यों करता है, ये सारे टॉपिक्स पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कशन, ठीक है ना। ताकि यह इनर्ट गैस को यह अचीव कर ले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। देखिए, अब ये सोडियम का है ये ऑर्बिट, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, और ये है इसका थर्ड ऑर्बिट। इसके थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला इनर इलेक्ट्रॉन है जो हम नहीं दिखा रहे, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे देखिए, ये है पोटेशियम का है, ये है पोटेशियम, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ये फोर्थ ऑर्बिट। तो इसके पास चार ऑर्बिट है ना, और इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके भी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, जो अब जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके पास न्यूक्लियर चार्ज 11 प्रोटॉन का है, और इसके पास न्यूक्लियर चार्ज 19 प्रोटॉन का है। अगर ध्यान से देखें तो इसका वैलेंस शेल न्यूक्लियस से, अच्छा ये इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, और इसको भी क्या बोलते हैं, तो यहां चूंकि लगभग बराबर ही हो गया, लेकिन फिर भी देखो 4 ऑर्बिट है, तो इसका वैलेंस शेल न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है। तो
सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इससे, पोटेशियम से। पोटेशियम पे कम होगा, क्यों होगा कम? क्योंकि वह न्यूक्लियस से फार अवे है, दूरी पे है ना। तो इस कंडीशन में अगर इसको कहीं से एनर्जी मिल जाए तो यह जल्दी निकल जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स जो है वह इस इलेक्ट्रॉन पे कम है एज कंपेयर टू सोडियम। इसका मतलब कौन अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस कर दे रहा है? पोटेशियम। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स यहां वीक है, यहां अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, क्योंकि यह न्यूक्लियस के नजदीक है, नियरर है। तो इसका मतलब पोटेशियम लॉसेस इलेक्ट्रॉन मोर इजिली देन सोडियम। इसका मतलब यह ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यह ज्यादा रिएक्टिव भी होगा, इसका मेटालिक कैरेक्टर भी हाई होगा, है कि नहीं? तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को देखकर हम समझ गए कि कौन कितना रिएक्टिव, किसकी मेटालिक कैरेक्टर। और यही कारण है कि पोटेशियम सोडियम के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक? ठीक है। अगर मान लेते कोई ऐसा अगर इसके आगे फ्रांसियम ले लिए हम उसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 5 ऑर्बिट है, तो इस केस में फ्रांसियम इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस कर देगा, तो वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये रहा। ठीक है। अच्छा, एक केस और इसमें समझते हैं। देखिए, यहां तो हमने सोडियम पोटेशियम का बात किया, अब हम एक ऐसा कंपेयर करते हैं, सोडियम का कंपेयर इसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। अच्छा, एटॉमिक नंबर 12 और आपसे बोलेंगे 2, 8, 2। ठीक है। अब यहां पर वो कौन सा फैक्टर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, KLa। अब अगर आप मैग्नीशियम का लिखेंगे ना, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, इसके बैलेंस शेल में यानी कि सबसे आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 1 है, ये मैग्नीशियम है ये। ठीक है। इसके पास 11 प्रोटॉन का चार्ज है न्यूक्लियस में, और इसके पास टोटल 12 प्रोटॉन का चार्ज होगा। अब देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं ना कि इन दोनों में अगर आपसे पूछे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम या मैग्नीशियम, तो यहां पे साइज वाला फैक्टर जो लगभग से होगी, इसके पास भी 3 ऑर्बिट है, इसके पास भी 3 ऑर्बिट है। ठीक है। देखो, ऑर्बिट चेंज होने से एटम के साइज पे ड्रास्टिक चेंज आता है, ड्रास्टिक चेंज। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर सेम है तो एटम के साइज में स्लाइटली चेंज आएगा। ठीक है ना? हाँ, इसके पास 11 प्रोटॉन, इसके पास 12 प्रोटॉन। तो अगर आपसे पूछे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब यहां देखिए, इसका न्यूक्लियर चार्ज 11 प्रोटॉन का है, मतलब 11 प्रोटॉन का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल पे लग रहा है, और इसके पास 12 प्रोटॉन है, तो ये अपने वैलेंस शेल पे 12 प्रोटॉन का चार्ज लगा रहा है। ठीक है। इसका मतलब इस केस में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो इस केस में चूंकि न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम का ज्यादा है, तो मैग्नीशियम अपने वैलेंस शेल पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो वैलेंस शेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होके नजदीक आ जाएगा। ठीक है। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो इसका वैलेंस शेल नजदीक आ जाएगा, और यह अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है। वही यह अपने वैलेंस शेल पे अट्रैक्टिव फोर्स एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कम अप्लाई कर रहा है, तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा, जिसके कारण सोडियम का इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस हो जाएगा, है ना। मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस नहीं कर पाएगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन चूंकि लॉस सोडियम ने करा, तो सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम से, और जब सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव भी होगा, सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर भी हाई होगा, मतलब सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है। साइड अगर ऑर्बिट सेम है तो फिर न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर देख लेना है। देखिए, अगर केवल ये कब देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज, जब ऑर्बिट सेम है। अगर आप पोटेशियम वाले में ध्यान से देखें तो पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन का चार्ज था, लेकिन वहां न्यूक्लियर फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा, वहां साइज पहले, ऑर्बिटर चेंज हो गया तो वो न्यूक्लियर फैक्टर से वहां डोमिनेट। न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर ये
इस पे हमें ये कब देखेंगे हम, जब साइज ऑर्बिट दो एटम का सेम रहे, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये रहा, वैसे कुछ नॉन मेटल के साथ भी बात कर लेते हैं हम, नोट करिए आप इसको। देखिए अगर नॉन मेटल के साथ अगर हम बात करें तो हमने यहां क्या लिखा था मेटल में, जैसे अगर आपसे पूछ दे फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है ना, तो हम जैसे लिखवाए थे फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे, तो इसके लिए भी क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको हम कैरेक्टर बोल देते हैं मोर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए आइए एग्जांपल से समझते हैं यहां पर, जैसे कि फ्लोरीन, चलो एक काम करते हैं पहले, हाँ फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 9, क्लोरीन का 17। देखिए इसका क्या होगा, 2 और 7, इसका 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास कितने ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट। इसके पास 3 ऑर्बिट है, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट और ये 3 ऑर्बिट, ठीक है। अब क्या होगा ना कि इसके साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो इस केस में क्या होता है ना कि कहीं से अगर इसके लास्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7, इसके भी 1 2 3 4 6 7, ठीक है। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से, अभी इलेक्ट्रॉन किधर पहले जाए, जिधर पहले जाएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर हाई होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि इसका साइज छोटा है, तो इसका न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस अपने वैलेंस सेल पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो यह इलेक्ट्रॉन जल्दी किसके पास जाएगा, फ्लोरीन के पास, ठीक है। यही कारण फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हालांकि एक यहाँ टर्म आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, अभी समय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हम बाद में करेंगे इसके बाद। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है सबसे क्लोरीन का अच्छा होता है, ये जल्दी एक्सेप्ट कर, अट्रैक्ट ज्यादा ये करेगा लेकिन एक्सेप्ट जल्दी क्लोरीन करता है, ठीक है, क्योंकि इसका सेल थोड़ा सा क्या है, बड़ा सेल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जल्दी फिट हो गया, लेकिन इसका सेल छोटा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है, जो फ्लोरीन का ऑर्बिट जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हाँ, यही कारण है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट है फ्लोरीन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा किसका, क्लोरीन का। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये अट्रैक्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है जल्दी, क्योंकि इसके ऑर्बिट में स्पेस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होगा, है ना। तो अभी यहां ध्यान ऐसे समझिए कि फ्लोरीन, यही कारण है कि मोस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसके बाद यहाँ ऑर्बिट यहाँ पर चेंज था, अब अगर हम कंपेयर कर ले किसमें, हम सल्फर और क्लोरीन में, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो क्या हो गया 2, 8 और 6। पूछेंगे सल्फर क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, किसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर हाई है। तो देखिए सल्फर के पास एक फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसके पास भी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। इसके पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके पास है न्यूक्लियर चार्ज कितना, 16 प्रोटॉन का चार्ज है, इसके पास है 17 प्रोटॉन का चार्ज। कौन अपने वैलेंस सेल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अप्लाई करेगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन का चार्ज है, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस सेल पे ज्यादा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो जल्दी किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ, एज कंपेयर टू सल्फर,
ठीक है, इसका मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन, मीन्स क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, क्लोरीन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। आया समझ में ना? तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया कि क्यों कोई मेटल नॉन मेटल कोई ज्यादा रिएक्टिव है, हमने एक थोड़ा सा एक आइडिया दिया। अभी बीच बीच में बहुत कुछ पॉइंट्स है, धीरे धीरे अभी और आगे चलेंगे तो ये सब हम क्लियर करेंगे हम, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो भी सब टर्म है अभी बस हमने एक ऊपर से ही इसको समझाया है, सबको हम आगे डेफिनेशंस के साथ ये सब चीज हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इसको बताएंगे, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अब हमारा एक अगला लेक्चर, सेपरेट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस लेक्चर में बात करेंगे केमिकल एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, ठीक है, किस किस तरह से एटम्स हम कंबाइन करते हैं, सारे टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखिए, इस पे जितना हमने पढ़ा दिया उस पे अभी आप क्वेश्चन बना के देखिए, ठीक है। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।